अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 32 एंड 33 पढ़ेंगे। लेक्चर 32, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। पहली बात, अब पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उसमें भी डिफरेंट आ जाती हैं चीजें। जैसे विजिबल लाइट भी होती है और इनविजिबल लाइट भी होती है। अब कुछ लाइट की हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि वो मैटर से कैसे लाइट इंटरेक्ट करती है। वो चार तरह से इंटरेक्ट करती है। पहली क्या है? एमिशन या एमियन, दोनों लफ्ज इसके लिए बोले जाते हैं। मैं इसमें क्या होता है? मैटर रिलीजेस एनर्जी एज लाइट, यानी लाइट किसी मैटर से निकल रही। एब्जॉर्प्शन यानी क्या है? कोई लाइट जो है वो किसी मैटर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसमें क्या होता है? मैटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम लाइट। फिर है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिट से निकला कि एक जो मैटर है उसके अंदर से एक साइड से लाइट पास हुई और दूसरे साइड से निकल गई, यानी वो अपने अंदर से पास होने दे रही है, जैसे कि शीशे में से लाइट पास हो जाती है। मैटर अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। रिफ्लेक्शन यानी उससे टकरा के वापस आ जाए, जैसे कि हमारे घर में वो वाला शीशा होता है जिससे हम अपनी शक्ल देखते हैं। शीशा भी दो तरह का होता है ना, एक तो फुली ट्रांसपेरेंट होता है और एक होता है उसके पीछे पेंट किया होता है, जिसकी वजह से हम अपनी शक्ल उसमें देख सकते हैं। तो वो क्या है? लाइट उस पर पड़ती है, उससे टकरा के वापस आती है, तो हमें अपनी इमेज नजर उसमें आ रही होती है। तो ये है रिफ्लेक्शन। मैटर रिपेल्स लाइट इन अनदर डायरेक्शन। ये थी चार तरह की इंटरेक्शन मेथड। ये इस तरह की आपने पीक्स जो हैं पहले भी पढ़ रखी होंगी इंटर लेवल पे। वही चीज हम यहाँ पे थोड़ी सी रिपीट करेंगे कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया है और उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। आहिस्ता 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 उसका टेम्परेचर क्या है, हम इंक्रीज करें। When an object, for example, an iron rod or filament of a tungsten bulb is heated, it emits light. जब हम उसको हीट अप करेंगे कर रहे हैं तो उसके अंदर से एनर्जी जाहिर निकल रही है, और जिस एनर्जी की या जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स उसमें से निकल रही हैं, वो वाली उसकी जो कलर है वो वहां भी हमें शो हो जाएगा। जैसे जो विजिबल लाइट में हर लाइट की एक स्पेसिफिक एनर्जी या स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमें शो होती है। व्हेन द टेम्परेचर इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, इट इज रेड हॉट। अराउंड 2500 डिग्री, इट इज येलोइश व्हाइट। एट टेम्परेचर लोअर देन 800 डिग्री, इंफ्रारेड लाइट इज emitted that our eyes कैन नॉट सी दिस। यानी हमारी आंखें लिमिटेड जोन को देख सकती हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो उससे ज्यादा भी एक रेंज है, समथिंग 750 नैनोमीटर या उससे थोड़ा सा अबव होता है, उस तक हमारी आंख देख सकती है। उसके बाद वाली जो है हम नहीं देख सकते। इसी तरह 450 नैनोमीटर तक हम नहीं, हाँ 450 या 400, कुछ 350 कहते हैं, तो वो एक रेंज है। उसके बिलो भी हम नहीं देख सकते वेवलेंथ वाली, और उससे बड़ी भी नहीं देख सकते। This kind of emission is called black body radiation. Black body radiation's continuous R wavelengths are emitted. However, most of the energy is radiated close to the peak. पीक कौन सी? ये वाली पीक या ये डिफरेंट उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो डिफरेंट पीक्स आई और पीक लेवल पे जाके ज्यादा इसके ऊपर से एनर्जी एमिट होती है। एज यू कैन सी इन द ग्राफ, द पोजीशन ऑफ पीक गोज टू smaller wavelength as object become hotter. The scale of temperature is shown in degree Kelvin. To convert from degree to degree Celsius to degree Kelvin, simply add 73। ये आपको पता है कि केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में चेंज करते हैं। We shall have more to say about the Kelvin scale later. Where exactly does the peak occur? Wien's law, ये भी आपने Wien's law पढ़ा हुआ है, states that lambda maximum into T is equal to 2.9 into 10 raised to minus 3 millikelvin. We can derive uh, this in an advanced physics course, but for now must take this as given. यानी इसकी कंप्लीट डेरिवेशन जो है या इसका
बहुत सारा वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है। अगर इसके ज्यादा एडवांस फिजिक्स में जाएंगे जो, वो इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप खुद से इंटरेस्टेड हैं तो आप किसी भी लाइट की या ऑप्टिक्स की बुक में इन चीजों को स्टडी कर सकते हैं। In the lecture on electromagnetic waves, जो electromagnetic waves का पिछले चैप्टर गुजरा, you had learned that these waves are emitted when charges accelerate। यानी हमने कहा था ना, वो इसको क्रिएशन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली, कि दोनों को जब इकट्ठे चेंज करते हैं तो बेसिकली चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अकर फॉर एग्जैक्टली दिस रीजन एज वेल, यही वजह है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लगती है। When a body is heat up, the electrons, atoms, and molecule which it contains undergo violent radiation, random motion, यानी बहुत तेजी से वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं। zigzag मोशन होती है। नाइट में emitted by electrons in one atom and absorbed in another, एक से निकल के दूसरे में absorb, दूसरे से निकल के तीसरे में, इस तरह से हो रहा होता है। Even an empty box will be filled with black body radiation because the sides of the box are made up of material that is charged constituent that radiate energy when they undergo acceleration during their random motion, यानी उसके पास जो भी चीज होगी, कोई बॉक्स होगा, उसके अंदर भी एनर्जी ट्रेवल हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन कैन यू यूज वेन्स लॉ, हम वेन्स लॉ को कहाँ और कब यूज करते हैं। मोर जनरली, व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट अ बॉडी टू एमिट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दो तरह के सवाल बनाए गए हैं, इसी तरह आपके पेपर में भी सिमिलरली यही सवाल और इसका यही जवाब हो सकता है। क्या कोई ये सवाल आए, ये वाला आए चाहे ये वाला है क्वेश्चन, और इसका आपने ये आंसर देना होगा। ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट emit light, not only for those that merely reflect light. The sun and other stars obey Venus law, since the gases they are composed of emit radiation that is in equilibrium with the other material। यानी इसमें बताया गया है कि सन और स्टार्स भी जो हैं वो भी वेन्स लॉ को ओबे करते हैं। वेन्स लॉ allow astronomers to determine the temperature of star because the wavelength at which a star is brightest is related to its temperature। ये वाला फॉर्मूला जो वेन्स लॉ का है, लैम्डा मैक्सिमम इंटू डी, इसके मदद से हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ऑल हीटेड मैटर रेडिएट एनर्जी। ये जनरल बात है कि जब आप हीट प्रोवाइड करें, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप उसको एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी जाहिर है एब्जॉर्ब करेगी, तो वो रेडिएट भी करेगी। कोई भी चीज जब आप एंटर करते हैं तो वो एग्जिट क्लास में होती है। अब वो जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो किसी और फॉर्म में हो सकती है, और जो एनर्जी इमिट हो रही है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ होल्ड करता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो फॉर्म नहीं होती। द फेमस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपको इसकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी, जस्ट आपने उसका फॉर्मूला ही पढ़ना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ हॉट बॉडी इज P is equal to sigma T power 4, where Stephen Boltzmann constant is sigma is equal 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square per Kelvin 4. Let us apply P is equal to sigma T4 for finding the temperature of the planet that is at distance r। कोई और planet है, वो अर्थ से r डिस्टेंस पे है, या कह लें सन से किसी डिस्टेंस पे है, तो हम उसको फ्रॉम द सन हैज टेम्परेचर T sun and the radius r sun in equilibrium, energy received from the sun is exactly equal to the energy radiated by the planet। यानी जितनी एनर्जी, इक्विलिब्रियम तो होता ही तब है ना कि जब कोई चीज जितनी आ रही है उतनी ही उससे बाहर जा रही है। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमने वो अपनी आसानी के लिए कह दिया कि जितनी एनर्जी उस पे आ रही है प्लेनेट पे, उतनी ही उससे बाहर जा रही है। मतलब टोटल एनर्जी radiated by the sun is sigma T naught to the power 4 into 4 pi r sun square. But on a unit area of the planet, only 1 over 4 pi r square of it is received. So the energy received per unit area of the planet is
sigma t power 4 into 4 pi r sun square into 1 over 4 pi r square. This must be equal to sigma t power 4. This implies t is equal to t naught square root r sun over r. यानी r जो दूसरा है वो planet का रेडियस. The above was for black body radiation where the emitted light has a continuous spectrum. यानी जो लाइट एमिट हो रही है उसका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि आपने ये पढ़ा है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना है. But if a gas of identical atoms is excited by some mechanism, then only a few discrete wavelengths are emitted. यानी लाजमी नहीं होता कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा हो, और डिस्क्रीट मीन्स कुछ वैल्यूज हैं उस पे ही आपका एनर्जी का ये ग्राफ सा बन रहा है. Each chemical element produces a very distinct pattern of colors called an emission spectrum. So, for example, laboratory oxygen gas has the gas lamps emit three lines in the visible region, as you can see below. When ये इसकी तीन लाइन बनी, ये जो बनी हुई है ये continuous spectrum नहीं. Whenever we see three lines spaced apart in this way, we immediately know that hydrogen gas is present. It is as good as the thumbprint of a man. जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, यूनिक होते हैं, इसी तरह हर गैस की ये क्वालिटी भी यूनिक होती है. बट हाउ डू वी गेट एटम एक्साइटेड, यानी हम एटम को एक्साइट कैसे करते हैं, सो दैट दे कैन स्टार्ट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी. यानी हमें पता नहीं है ये कौन सा एटम है, उसको हम इस तरह से रिवील कर सकते हैं. और वन easiest वे कौन सा है, वन वे is to simplify heat material containing those atoms. यानी हम उसको heat provide करें. You saw in the lecture how different colors come from in the lecture, यानी जो इस प्रोफेसर ने वीडियो बनाई है उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा, और आप ये देख सकते हैं. ये इसने ऊपर स्प्रिंकल किया कोई मटेरियल, उसको हीट प्रोवाइड किया, आगे प्रिज्म रखा है, प्रिज्म से वो उसका आगे ये स्पेक्ट्रम बन गया, जिससे हमें पता चला कि कौन सा मटेरियल है. Everything that I have said about emission of light applies exactly to the absorption of light as well. क्योंकि लाइट पहले absorb होगी तो ही emit होगी. So, for example, when white light, which has all different frequency within it, passes through hydrogen gas, you will see that all wavelengths survive except the three on the previous page. यानी सिर्फ ये तीन सर्वाइव करेंगे, बाकी वेवलेंथ पे हमें कोई लाइन शो नहीं है. So the absorption spectrum looks exactly the same as the emission spectrum. The same lights are emitted and absorbed. This how we know that there are huge clouds of hydrogen floating in outer space. यहाँ पे ये देखो, इधर भी यहाँ पे लाइंस आ रही हैं, बाकी कोई लाइन नहीं शो. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन. अब आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि पोलराइज बीम भी होती है और अनपोलराइज भी होती है. पोलराइज क्या होती है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है उसके अंदर वो बीम जो है मूव करी है, और अनपोलराइज क्या है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, या हम कह सकते हैं कि सारी डायरेक्शन में वो फैल. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जैसे कि ये है, एंड दिस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल. यानी डायरेक्शन ये है ट्रेवल होने की, और ये इसका ये वेक्टर. बट इट कैन बी पॉइंटेड एनीवेयर इन द प्लेन. इफ it is pointed in a definite direction, we say that the wave is polarized, else it is unpolarized. यानी वही चीज जो मैंने आपको अभी कहा है कि अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसकी तो हम कहते हैं कि वो पोलराइज है, वरना कहते हैं कि अनपोलराइज. इन जनरल द लाइट emitted from a source such as flame will be unpolarized, and it is equally possible to find any direction. यानी वो उसकी हर डायरेक्शन में फैल जाएगी रोशनी. And it is equally possible to find any direction of the electric field in the wave. Of course, the magnetic field is perpendicular to both the direction of travel and the electric field. Next point, that
Atmosphere contains various gases which absorb light at many different wavelengths. Molecules of oxygen, nitrogen, ozone, and water have their own absorption spectra just as atoms have their own. जिस तरह एटम्स का अपना होता है इसी तरह हर दूसरी गैसेस का भी अब मॉलिक्यूल्स का भी अपना अपना स्पेक्ट्रा होता है। अब हमें कलर्स क्यों नजर आते हैं? एक तो हमने पहले वो चीज पढ़ी थी कि वो रेडिएट वो चीज ज्यादा होती है, और दूसरा क्या कि केमिकल्स भी होते हैं जिनकी वजह से हमें कोई चीज उस कलर की नजर आती है। All the beauty of color we see is due to selective absorption by molecules of certain frequency. So, for example, carotene is a carotene is a long, complicated molecule that makes carrots orange, tomatoes red, sarson yellow, and which absorb blue light. Similarly, chlorophyll makes leaves green and which absorb red and blue light. ये आपको यहाँ पे एक दो केमिकल्स का बताया है कि इनमें ये पाया जाता है जिसकी वजह से उसका ये कलर ऐसा। From unpolarized light, we can make polarized light by passing through it a polarizer. पिछले चैप्टर में भी हम ये चीज पढ़ चुके थे कि पोलराइजर अगर हम लगाएं तो उसके बाद हम पोलराइज लाइट ले सकते हैं। Each wave is reduced in amplitude by cos theta and in intensity by cos k theta. The wave that emerged is now polarized in the theta direction. ये चीज आप प्रीवियस लेक्चर में भी सेम कर चुके हैं। We can design material, crystal or stress particle plastics so that they have different optical properties in two transverse direction. These are called birefringent material. They are used to make commonly used liquid crystal display yani LCDs in watches and mobile phones. Birefringence can occur in any material that possesses some asymmetry in its direction, where the material is more springy in one direction than other. यानी हम अपनी मर्जी से मटेरियल को डिफर करके उनको चेंज करके प्रॉपर्टीज को कुछ चीजें बना सकते हैं। Now move on to next chapter, lecture number 33, interference and diffraction. इंटरफेरेंस क्या होती है ये इसी बुक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसके बारे में पहले भी होगा कि दो चीजें हैं आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। अब इंटरेक्शन भी दो तीन किस्म का होता है। जैसे कि एक होता है कि ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, खत्म हो गया बिल्कुल, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अब आप मोर कॉमनली हम इसके दो केसेस कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने से यानी इंक्रीज करने से, बढ़ाने से, यानी दो वेव्स मिली और एक दूसरे के इफेक्ट्स को और इनहांस कर दिया, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड दोनों के इसमें प्लस हो गई। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी कि दो वेव्स इस तरह से मिली कि एक दूसरे के इफेक्ट को तकरीबन कैंसिल करते हुए कुछ कम कर दिया। अब जब सिमिलर वेव्स होती हैं तब स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। अगर दो वेव्स सिमिलर नहीं है तो उसका कोई ना कोई रिड्यूस फ्रीक्वेंसी बन जाती है या कोई रिड्यूस एम्पलीट्यूड बन जाता है, जैसे कि आपको सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। Two waves of any kind add up together with the net result being the simple sum of two waves. Consider two waves, both of the same frequency shown below. If they start together, that is, are in phase with each other, then the net amplitude is increased. जैसे कि ये इन फेज का मतलब ये है कि अगर इसकी का ऊपर वाली साइड पे है तो इसका भी ऊपर वाली साइड पे, इसका डाउन फॉल है तो इसका भी डाउन फॉल। और आउट ऑफ फेज क्या होता है कि अगर एक की पॉजिटिव साइड पे पीक है तो दूसरे की नेगेटिव साइड पे पीक है। अगर इन फेज होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अगर आउट ऑफ फेज होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड हमेशा इंक्रीज होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड हमेशा डिक्रीज होता है। In the example above, both waves have the same frequency and amplitude, and so the resulting amplitude is doubled constructively or zero destructive के केस में. But interference occur for any two waves even when their amplitude and frequencies are different.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हिंट आउट दिया था कि अगर हम लाइट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दें, जैसे मैंने आपको कहा था सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, तो वही चीज यहाँ पे है कि आप पीछे से एक लाइट सोर्स आ रहा है, आपने उसके आगे स्लिट लगा दी, ये है सिंगल स्लिट। अब लाइट वहां से पास होगी, और ये क्या है, डबल स्लिट लगा दी, अब दो स्लिट्स लगा दी, तो क्या असर है? Although any waves from different sources interfere, if wants to observe the interference of light, then it is necessary to have coherent source of light। यानी क्या है कि फिक्स जो है वो सोर्स हो जिसकी वेवलेंथ सेम हो। कोहेरेंट मींस द बोथ वेव्स should have a fixed phase relative to each other। Even with laser it is difficult to produce coherent light from two separate source। तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं और उससे हम स्लिट्स वगैरह लगा के उसको डिफरेंट पाथ दे देते हैं, तो दो वेव्स उससे ही प्रोड्यूस करते हैं। Observing interference usually requires taking two waves from a single source, with each going along a different path. In the figure, an incoherent light source illuminates the first slit. This creates a uniform, coherent illumination of second slit. Then waves from the slit S1 and S2 meet on the third screen and create a pattern of alternating लाइट एंड डार्क फ्रिंजेस। यानी ये देखें, कहीं पे येलो कलर है, कहीं पे ये दूसरा कलर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट एंड डार्क जो फ्रिंजेस बनी है, क्या हुआ, तो ये हुआ है इंटरफेरेंस। जहाँ पे आपको ब्राइट लाइट मिल रही है वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे आपको डार्क साइड मिल रही है वो होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Wherever there is a bright fringe, constructive interference has occurred. Wherever there is a dark fringe, destructive interference has occurred. We shall now calculate where on the third screen the interference is constructive. Take any point on the third screen. Light reaches this point from both S1 and S2, but it will take different amounts of time to get there. Hence, there will be a phase difference that we can calculate. Look at the diagram below. You can see light from one of the two slits to travel an extra distance। अब ये जो डायग्राम की, ये एक स्लिट से आ रही है वेव, और ये दूसरी, और ये वाले रीजन में इनका क्या हुआ, इंटरफेरेंस। You can see that light from the one of the slit has to travel an extra distance equal to d sine theta, and so the extra amount of time it takes is d sine theta or c। There will be a constructive interference is that if this is equal to t, 2t, 3t, remember that the time period is inversely related to frequency। t is equal to 1 over nu, ये आपने t is equal to 1 over f जो पढ़ा हुआ था वही है, and that c is equal to lambda v, ये वही v is equal to f lambda वाली। We find that g sin theta over c is equal to n, t is equal to n over nu। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आता है d sin theta is equal to n lambda। Then where n is equal to 1, 2, 3 up to so on, what about the destructive interference? Here the waves will cancel each other in if the extra amount of time is t over 2, 3t over 2, 5t over 2. The condition then becomes d sin theta is equal to n plus 1 over 2 into lambda। यानी ये कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये वाली है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल two slits with a separation of 8.5 into 10 is to minus 5 meter create an interference pattern on a screen 2.3 meter away if the n is equal to 10, right fringe of the central line is linear distance of 12 centimeter from it। What is the wavelength of the light used in the experiment? यानी लैम्डा निकालना है और आपको कुछ चीजें उसमें प्रोवाइड करती हैं। बस कैलकुलेट द एंगल, क्योंकि एंगल उसने नहीं दिया, टू द टेंथ फ्रिंज यूजिंग y इज इक्वल टू l टेंजेंट ऑफ थीटा। y और l उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपने वैल्यू लगाई। ये जो डिस्टेंस है ये y है, 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करें। l ये जो है ये 2.3 ये पुट करें, आपके पास टेंजेंट इनवर्स ने 3 डिग्री आंसर आ गया। उसको आप इस फॉर्मूला
में पुट करें तो आपके पास लैम्डा का आंसर भी आ जाएगा। Now next, when a wave is reflected at the interference of two media, the phase will not change if it goes from larger refractive index to smaller one. But for smaller to larger, there will be phase change of a half wavelength. One shows this using Maxwell equation and applying the boundary condition, but this requires some more advanced studies. इसलिए आप नहीं पढ़ेंगे, जस्ट आपने ये चीज याद रख लेनी है। When the light falls upon a thin film of soapy water, oil, etc., कोई भी thin film है, it is reflected from two surfaces. दो surfaces कौन सी होती है? और एक तो on the top surface, the reflection is with change of phase by pi, whereas the lower surface there is no change of phase. This means that when wave from the two surfaces combine at the detector, they will interfere. उसके अंदर interference हो रही होती है, देखिए ये interference दिखाई गई। To simplify matters, suppose that you are looking at thin film almost directly from above. Here n is the index of refraction of the medium. The condition of uh, destructive interference is 2 and d is equal to m lambda, or constructive की 2 and d is equal to m plus 1 over 2 lambda. Interference is why thin film gives rise to color. इंटरफेरेंस होती है जिस वजह से हमें थिन फिल्म्स के अंदर कलर नजर आते हैं। A drop of oil floating on water spread out until it is just a few microns thick. It will have thick and thin portion. Thick portion of any non-uniform thin film appears blue because the long wavelength red light experience destructive interference. Thinner portion appear red because short wavelength blue light interferes destructively. आगे क्या है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे ही हमने स्लिट लगाई तो ये लाइट यहाँ से बेंड हो रही है। पहले तो स्लिट उस तरह आ रही थी ना, अब इसके अंदर से बेंड होना शुरू होगी, ये कर्ल होगी जो। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्जेक्ट्स is known as diffraction. Diffraction occurs when light passes through a very small apertures or near sharp edges. Diffraction is actually just interference, with the difference being only in the source of the interference wave. Interference from a single slit, as in the figure here, is called diffraction. We can get an interference pattern with a single slit provided size is approximately equal to wavelength of the light. Now, next point, let's work out the condition necessary for diffraction from a light from a single slit. With reference to the figure, imagine that the wave is incident from a left, from the left. It will cause secondary wave to be radiated from the edges of the slit. If we one look at the angle theta, यानी ये जो angles बन रहे theta, इसकी तरफ अगर हम देखें, the extra distance that the wave emitted from the lower slit must travel is W sin theta. If this is multiple of the wavelength lambda, then constructive interference will occur. यानी जो हमने सिंगल स्लिट लगाई है उसमें से वो पास आउट हो रही है, फिर जो इसको एक्स्ट्रा जितना टाइम लग रहा है और दूसरी वेव के साथ वो इंटरफेयर कर रही है, तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है W sin theta is equal to m lambda. So even from a single slit, one will see a pattern of light and dark fringes when observed from the other side. आगे ये एक न्यूमेरिकल दिया है, जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने वैल्यू दी है वेवलेंथ की। वेवलेंथ इज इक्वल टू 511 नैनोमीटर फ्रॉम forms a diffraction pattern after passing through a single slit with a width, यहाँ पे आपको उसने W जो उसकी width है वो प्रोवाइड कर दी। Find the angle associated with first and the second bright fringe above the central angle. तो वो बस आपने इसमें M जो है उसमें 1 और 2 की वैल्यू पुट करके आपने एंगल निकालना है। Diffraction puts
fundamental limits on the capacity of telescope and microscope to separate objects from being observed because light from the sides of a circular aperture interfere. One can calculate the first dark fringe is at theta minimum is equal to 1.22 lambda over d, where d is the diameter of the aperture. ये एक सर्कल है और उसके अंदर ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं ये इंटरफेरेंस हुई है. Two objects can be barely resolved if the diffraction maximum of the one object lies in the diffraction minimum of the second object. Clearly, the larger d is the smaller and the angular diameter suppression. We say that larger aperture lead to better resolution. यानी इसकी बेहतर रेजोल्यूशन आएंगे. यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई या कोई आपको बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक. अभी मुझे इजाजत दें. अल्लाह हाफिज.